अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ लें। अच्छा, वो ऑनलाइन में किसी बच्चे ने सवाल पूछा था, उसने शायद टेस्ट की डिस्कशन वीडियो भी देखी, जिसको बाद दूसरा से जो जो सवाल पूछ रहा था वो जवाब नहीं है उस वीडियो में। जिन्होंने टेस्ट वन दिया था, मैं एक बार दोबारा बता रहा हूं आपको। सवाल में टेस्ट जिन्होंने दिया था, काफी सारों ने दिया था, उसमें क्वेश्चन वन था जिसमें आपको टोटल इन्वेंट्री की कॉस्ट बताई हुई थी 346, पता नहीं है अभी पास। नहीं ठीक है, ऊपर शोर बनेगा उसका। 346,500 ये कॉस्ट थी और रिक्वायरमेंट में वैल्यू पूछी हुई थी। इन सारी आइटम्स में से कुछ फॉलोइंग आर सम डिटेल्स रिगार्डिंग सर्टेन आइटम ऑफ हिज इन्वेंट्री, वो ए, बी और सी थी। इन तीनों की एनआरवी की कैलकुलेशन टेस्ट में रखी थी, कॉस्ट की इंफॉर्मेशन भी थी, और सवाल की रिक्वायरमेंट में पूछा था कि ए, बी और सी की वैल्यू बता दें। टोटल वैल्यू पूछा था। अब इस टोटल वैल्यू निकालने के लिए दो तरह से सवाल सॉल्व हो सकता था। एक ये कि इसी से स्टार्ट करें, यानी इससे, और जिन पे राइट डाउन करना बनता है वो राइट डाउन इसमें से माइनस कर दें और एंड पे सही वैल्यू बच जाएगी। ये भी मुझे कल एक बच्चा दिखा रहा था, उसे सॉल्व किया था, सही है। या फिर जैसे मैंने सॉल्व करके सोल्यूशन दिया था, वो मैंने ऐसे किया था कि जैसे अब तक सवालों के अंदर हम मल्टीपल प्रोडक्ट्स को सॉल्व कैसे कर रहे थे, सबको अलग अलग कर रहे थे ना, सबकी कॉस्ट और एनआरवी का कंपैरिजन कर लेते थे। तो मैंने सॉल्व ऐसे किया हुआ पीछे, जो आपको सोल्यूशन मिला होगा, कि इनको अलग अलग कर लें, ए, बी, सी और बाकी भी हैं बहुत सारे, इन चारों को अलग कर लें। ये बाकियों की कॉस्ट कैसे पता चलेगी? ये सब क्या है? ये कॉस्ट है, कॉस्ट। इन तीनों की कॉस्ट इसमें से माइनस कर दें तो बाकियों की कॉस्ट आ जाएगी। तो जो मैंने सोल्यूशन में वर्किंग 4 की हुई है, वो मैंने यही काम किया हुआ है कि इस टोटल कॉस्ट में से इनकी कॉस्ट निकाल दें तो वो बाकी बचों की कॉस्ट आ जाएगी। इनकी कॉस्ट कैसे निकालें? पॉइंट 1 2 3 में इनका डाटा है। इनकी कॉस्ट अलग अलग निकाल के इसमें से वो तीनों की कॉस्ट माइनस करेंगे तो बाकियों की कॉस्ट बच जाएगी। क्यों करना था ये काम? क्योंकि आपको वैल्यू पूछी थी सारे स्टॉक की। तो अब जब ये 4 हिस्से हो गए, इनकी एनआरवी की कैलकुलेशन का डाटा है, एनआरवी कैलकुलेट करेंगे और हर एक की कॉस्ट और एनआरवी का कंपैरिजन करेंगे। जो लोअर होगी वो वैल्यू में ले लेंगे। अदर आइटम्स की एनआरवी का कोई डाटा नहीं है। नॉर्मल हालात के अंदर बिजनेस ने प्रॉफिट ही कमाना होता है, तो नॉर्मली एनआरवी ज्यादा ही होती है। भाई क्यों एनआरवी ज्यादा होगी? और मैंने फिर भी ये सवाल बनाते हुए लिख भी दिया था कि जो बाकी आइटम्स हैं उनकी एनआरवी ज्यादा ही है। तो इनकी एनआरवी जब है ही ज्यादा तो इनकी वैल्यू क्या होगी? कॉस्ट। तो एंड पे इनमें से लोअर, इनमें से लोअर, इनमें से लोअर को इसके साथ ऐड कर देंगे तो वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री बन जाएगी। तो ये उस सवाल का सोल्यूशन है। दोनों तरीके ठीक हैं। एक तरीका कि चारों अलग अलग कर लें, ये कैसे निकलेगा? इसकी कॉस्ट में से इन सबकी कॉस्ट माइनस कर दें तो बाकियों की कॉस्ट आ जाएगी। इनकी एनआरवी ज्यादा ही है तो यही वैल्यू है। इन तीनों की चेक कर लें और फिर फाइनली चारों की वैल्यू ऐड कर दें, एक तरीका। और दूसरा तरीका, ये गिवन वैल्यू है जो कि कॉस्ट है। अगर किसी आइटम की एनआरवी कम है, राइट डाउन होना बनता है, तो इसमें से राइट डाउन वाली फिगर माइनस कर दें तो बाकी वैल्यू बच जाएगी। ये दोनों तरीके ठीक थे, तो वो मैंने कहा कि कौम को दोनों तरीके बता देते हैं। और किसी बच्चे ने इस पर कोई एतराज पूछना है तो पूछें, क्योंकि कल आए थे बच्चे, वो अल्टरनेटिव फॉर्मेट दिखा रहे थे, तो मैंने कहा बाकियों को भी बता दो। चलो ठीक है। क्या? हाँ, तो वो देख लिया सोल्यूशन, उसकी वीडियो देख ली, वीडियो भी देख ली। अच्छा, फिर पहले तो एक काम करना कि
वो टीए से ही ना, वो समझने की कोशिश कर लेना, फिर भी आखिर ना समझ आए तो फिर पूछ लेना क्लास के बाद। कल एंड कहाँ किया था? हाँ अच्छा, कल ना वो मैं जब कॉस्ट की क्लास पढ़ा रहा था तो बस ऐसी वो एक दोस्त के मैसेज से कुछ पता चला था जो मैं थोड़ा परेशान था। तो कल की क्लास में मैं मेंटली परेशान में था, तो मुझे फील हो रहा था बाद में कि मैं शायद कोई कॉन्सेप्ट वो जो आपको बता रहा था वो ठीक बता नहीं पाया, इसी वजह से ना वो सवाल भी एंड पे मैं मैस मचा गया था, वो मैंने फिर सवाल छोड़ दिया था। तो वो सवाल मैं आपको दोबारा बताता हूं, और जो कल सॉल्व कर रहा था उसमें कोई पूछना है तो बेटे पूछ लें। कल आई वाज नॉट वेल, इसलिए मैं कह रहा हूं कि अगर मैं कुछ सही नहीं समझा सका था तो मुझे बताएं। कल जो स्प्रिंग बाइस किया था, अगर मैं वो कोई बात नहीं सही समझा पाया हूं तो बताइए। हाँ जी ठीक है। अच्छा, उसके बाद ना मैंने मल्टीपल प्रोडक्ट्स की हेडिंग दी थी और यह बताया था कि बिजनेस हर प्रोडक्ट का OAR पर यूनिट अलग अलग ही निकालना चाहेगा। अब वो OAR पर यूनिट अलग कैसे निकाले, इसके दो रास्ते हो सकते हैं। ऑल्दो के जो टेस्ट में आए हैं कभी, वो उनमें से एक ही रास्ता है जो टेस्ट हुआ है, लेकिन एक और रास्ता भी हो सकता है। और उन दो रास्तों की मैंने अंग्रेजी नहीं लिखी थी, लिख भी देता तो वो समझ कख नहीं आती, तो मैंने कहा पहले सवाल करा देता हूं। सवाल की मैं वैल्यूज दोबारा बता रहा हूं आपको, चेक कर लें मैंने कल कहीं कोई फिगर गलत ना बोल दी हो, और जो इनकम्प्लीट रह गया था वो पूरा डाटा बताता हूं। बजटेड FOH बताए थे, रिपीट कर रहा हूं। इनडायरेक्ट लेबर 80,000, रेंट एंड रेट 70,000, इंश्योरेंस 50,000, पावर 120,000, डेप्रीसिएशन 100,000। यही है। फिर मैंने उसके बाद कुछ डाटा बताया था PD1, PD2 और SD करके। नेट बुक वैल्यू ऑफ एसेट्स 650,000, 300,000 और 50,000। स्पेस यूटिलाइज्ड 50%, 40%, 10%। मशीन आवर्स 4500 और 5500। डायरेक्ट लेबर आवर्स 5500 और 2500। फिर क्या किया था? हाँ, अब ये जो टाइम यूटिलाइज था ना, इसके साथ लिख लें ब्रैकेट में बेस्ड ऑन मशीन आवर्स, यानी ये टाइम जो है मैं यहां मशीन आवर्स को कह रहा हूं। ये जो मैंने लिखा था ना टाइम यूटिलाइज्ड, इसके साथ ब्रैकेट में लिखिए ये बेस्ड ऑन मशीन आवर्स है। नहीं, मशीन आवर्स तो नहीं लिखा था मैंने, क्या लिखा था? नहीं लिखा था ना। वो मशीन आवर्स की बात मैंने अलग से की थी, SD के बारे में, वो अलग बात की थी। मैंने एक बात लिखी थी टाइम यूटिलाइज्ड यूज्ड फॉर, टाइम यूज्ड फॉर। अब ये जो टाइम यूज है ना, ये है बेस्ड ऑन मशीन आवर्स। इस बात का मतलब यह है कि PD1 में जितने मशीन आवर्स इस्तेमाल हुए थे उनमें से 40% प्रोडक्ट A बनाने में और 60% प्रोडक्ट B बनाने में, और PD2 70 और 30। अच्छा, थोड़ा सा प्रोडक्ट A यानी कुछ यूनिट्स PD1 बना रहा है, कुछ PD2 बना रहा है, डब्बे भर भर के बेचे जा रहे हैं वो, ये मतलब है इसका। फिर प्रोडक्ट A PD1 PD2 से गुजर रहा है तो पूरा हो रहा है, प्रोडक्ट B PD1 PD2 से गुजर रहा है तो कंप्लीट हो रहा है, दोनों से गुजर गुजर के बन रहे हैं। और क्या लिखवाया था? SD के सेकेंडरी अपॉर्चनमेंट मशीन आवर्स से। और क्या था? बजटेड प्रोडक्शन 1500 A के और 1000 B के। और क्या था? बस, अब रिक्वायर्ड लिखवाने लगा था। ठीक है जी, रिक्वायर्ड से पहले एक लाइन और लिख लें, उसके बाद रिक्वायर्ड लिख लेना। each unit of A requires 3 labor hours in PD1 and 1 labor hour in PD2. 3 labor hours in PD1 and 1 labor hour in PD2। यानी प्रोडक्ट A PD1 में इस पे 3 लेबर आवर्स काम होता है और PD2 में 1 लेबर आवर। अच्छा, सेम सेंटेंस प्रोडक्ट B के लिए रिपीट कर लें, लेकिन वो दोनों में 1-1 घंटा है। प्रोडक्ट B दोनों में 1-1 घंटा, दोनों PD में 1-1 लेबर आवर लेता है। चलें अब लिखें रिक्वायर्ड। कैलकुलेट OAR पर यूनिट, कैलकुलेट OAR पर यूनिट
फॉर ईच प्रोडक्ट, फॉर ईच प्रोडक्ट यूजिंग, और ये रिक्वायर्ड में पार्ट ए है, ये पहला सिनेरियो है, ये पार्ट ए है रिक्वायर्ड का, नहीं नहीं ये पूरा ही पार्ट ए है, यूजिंग के बाद पार्ट ए नहीं, ये पूरा ही पार्ट ए है, ये जो कैलकुलेट से शुरू किया है ये पूरा ही पार्ट ए है। यूजिंग लेबर आर रेट, लेबर आर रेट ऑफ ईच पीडी, ऑफ ईच पीडी। अब लिखें रिक्वायरमेंट बी, रिक्वायरमेंट बी, कैलकुलेट OAR per unit, calculate OAR per unit for each product after, calculate OAR per unit for each product after apportionment, after apportionment पार्ट बी दोबारा बोल रहा हूं, कैलकुलेट OAR per unit for each product after apportionment of departmental overheads, departmental overheads on the basis of machine hours, on the basis of machine hours। चले, मुझसे रिक्वायर्ड है। चाहे सिंगल प्रोडक्ट हो चाहे मल्टीपल प्रोडक्ट हो, जो अब तक किया है ना वो तो करना ही करना है, यानी एसडीज को समेट के पीडीज में लाना ही लाना है। तो पहले तो सवाल वैसे ही सॉल्व होगा जैसे अब तक कर रहे थे, चाहे पार्ट ए है चाहे पार्ट बी है, अब तक जैसे कर रहे थे वो वैसे ही सॉल्व होगा। थोड़ी सी अंग्रेजी, बेसिस टोटल PD1 PD2 और SD। हाँ जी, क्या क्या एफओएच हैं? इन डायरेक्ट लेबर कितना है टोटल? 80,000। अवेलेबल इंफॉर्मेशन में से इन डायरेक्ट लेबर के लिए सबसे बेस्ट क्या लग रहा है? क्यों? क्योंकि इन डायरेक्ट लेबर किसको सपोर्ट कर रहे हैं? डायरेक्ट लेबर को। तो इसलिए डायरेक्ट लेबर आर्स ही अवेलेबल में से बेस्ट लग रहा है। इन डायरेक्ट लेबर, लेबर को ही सपोर्ट कर रही है ना, जो डायरेक्ट लेबर जो प्रोडक्शन में काम कर रहे हैं उसी को ही वो उसके हेल्पर सामान पकड़ा रहे हैं। तो इन डायरेक्ट लेबर डायरेक्ट लेबर को ही सपोर्ट कर रही है, तो अवेलेबल में से डायरेक्ट लेबर आर्स इस रेशो में बांट देते हैं। हाँ जी, 55,000 25,000। और क्या है? रेंट। ये किस पे बांटे? ये फ्लोर एरिया की तरह की ही चीज स्पेस यूटिलाइज होती है जी। 70,000 स्पेस यूटिलाइज पे बांटे। 35,000 28,000 7,000। कॉस्ट मुश्किल है? कॉस्ट मुश्किल है? अभी तक नहीं है तो सही, इससे आगे बहुत मुश्किल शुरू होने लगी, बहुत मुश्किल। अच्छा, FAR 1 में भी थोड़ा सा समझाने की कोशिश की थी। कॉस्ट में भी ना, कॉस्ट में थोड़ा ज्यादा जरूरत है। कॉस्ट एक मुश्किल सब्जेक्ट है, और अगर आप उस मुश्किल को पास करना चाहते हैं तो मेरी मेहनत भी रिक्वायर्ड है, आपकी भी रिक्वायर्ड है। यानी अगर आपने बैठना है ना कि सर ही हाथ पकड़ के लेके जाएंगे, तो ऐसे नहीं बैठना आपने।
हाथ बढ़ाना है, आपने भी हाथ बढ़ाना है आगे। तो आपको रोज का रोज लेक्चर रिवाइज करना पड़ेगा जब तक एक टॉपिक चल रहा है। जैसे आज कितने दिन हो गए ओवरहेड्स को पढ़ते हुए? मेरा ख्याल है 5-6 दिन तो हो गए हैं। तो हर रोज का लेक्चर रिवाइज करके आए। जैसे अब अगर कल मैं ओवरहेड्स पढ़ा रहा हूं तो कल आप ये 5 दिन का लेक्चर नोट्स रिवाइज करके आए। रोज का रोज पढ़ेंगे बेटे तो ये मेहनत हो रही है। होमवर्क करिए, क्लास वर्क करिए, टेस्ट दीजिए। मुश्किल है, हाँ है, लेकिन आप एफर्ट नहीं करेंगे तो मैंने को आपको इंजेक्शन थोड़ी लगा देना है कि उसके बाद आप कॉस्ट अचानक एक सुबह उठेंगे और आपको कॉस्ट आने लग जाएगी। तो इसलिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, रोज का रोज पढ़ा करें घर जाके। अगला खर्चा क्या है? इंश्योरेंस। इंश्योरेंस होती है एसेट्स की वैल्यू के हिसाब से। इंश्योरेंस होती क्या है? इंश्योरेंस कंपनी वाले कहते हैं कि आप हमें थोड़े से पैसे दे दें और टेंशन छोड़ दें। हमने एक प्लांट मशीनरी खरीदी बहुत महंगी, अब डर ये लग रहा है हर वक्त कहीं नुकसान ना हो जाए, कहीं जल ना जाए, कहीं शॉर्ट सर्किट ना हो जाए, तो इंश्योरेंस वाले हमसे फीस लेके टेंशन फ्री हो जाएगी। क्योंकि वो जो आपने दवाइयों खाने पे, टेंशन की दवाइयां खाने पे खर्चा लगा देना था, उतनी फीस दे दें हमें। तो इंश्योरेंस वाले फीस ले लेते हैं। जितना महंगा एसेट होगा उसकी इंश्योरेंस उतनी ज्यादा होगी। इसलिए इंश्योरेंस को बांटना है नेट बुक वैल्यू की रेशियो में। टोटल कितनी है? 32,500, 15,000, 2,500। अगला खर्चा पावर। किलोवाट आवर्स होते तो हम जरूर उसमें बांट लेते। कितनी है पावर? 120, 54,000, 66,000। डेप्रीसिएशन नेट बुक वैल्यू पे और ये हो गई प्राइमरी अपॉर्शनमेंट। अच्छा, घूर ऐसे रहे होते हैं जैसे घूरने से वो शर्म खा के खुद ही टोटल हो जाएगा। कैलकुलेटर पकड़ के टोटल किया करें। 2 4 164 15 है 14,500। ये हो गई प्राइमरी अपॉर्शनमेंट। अब अगला काम सेकेंडरी अपॉर्शनमेंट। और सेकेंडरी अपॉर्शनमेंट के लिए एसडी को पीडीज में किस हिसाब से बांटना है? मशीन आवर्स के हिसाब से। तो सेकेंडरी अपॉर्शनमेंट एसडी को बांट देते हैं मशीन आवर्स की रेशो में। तो एसडी से निकल जाएगा 14,500 और पीडी 1 में 6,525, 7,975। सेकेंडरी अपॉर्शनमेंट के बाद एसडी खत्म हो गया और ये बन गया 2,4,8,025 और ये बन गया 17,197। यहां तक किसी ने कुछ पूछना है तो उसको शर्म आनी चाहिए। जी, अच्छा, जितने सवाल आज तक किए हैं वेयर हाउसिंग कॉस्ट के अलावा बाकी खर्चे बांटने में जो इख्तलाफ होता है बेटे साथ साथ पूछा करें। इस सवाल में इन डायरेक्ट लेबर को बांटने के लिए जो अदर डाटा दिया हुआ है उनमें से क्या ऐसी चीज है जिसका इन डायरेक्ट लेबर यानी जो सपोर्ट स्टाफ होता है उसका क्या रिलेशन बेस्ट पता लगेगा? फ्लोर एरिया, नेट बुक वैल्यू ऑफ एसेट्स? नहीं ना, क्योंकि ये लोग सपोर्ट कर रहे हैं डायरेक्ट लेबर को। तो जिस डिपार्टमेंट में जितनी ज्यादा डायरेक्ट लेबर उतनी ज्यादा सपोर्ट, तो इसलिए डायरेक्ट लेबर आज में बांटा है। मेरे ख्याल में अब तक जितने सवाल थे उनमें इनडायरेक्ट लेबर गिवन होती है, मुझे जहां तक याद पड़ रहा है। अच्छा, पार्ट ए, ये वही काम है पार्ट ए जो जब मैंने पहली बार ओएआर कैलकुलेशन बताई थी ना, अगर बहुत पीछे नहीं चले गए तो देखें पेजेस पलट के, जब आपको 6 फार्मूले बताए थे उन पे आइए जरा। सारे ओएआर निकाले थे और हर ओएआर के बाद मैंने एक रिक्वायरमेंट रखी थी कॉस्ट पर यूनिट। पहुंचे? अच्छा, जब बेस्ड ऑन लेबर आवर्स ओएआर निकाला था
तो फिर उसको पर यूनिट कैसे बनाया था? उस OAR के आंसर को मल्टीप्लाई किया था किससे? जितने लेबर आर एक यूनिट पे लगते थे। ओके, पार्ट ए में कहा है मैंने कि लेबर आर रेट निकालना पड़ेगा हर पीडी का। क्या करूं? हर पीडी को लेबर आर रेट निकालना है, हर पीडी का OAR पर लेबर आर निकालना है। इसके कितने हैं? 55 और इसके 2500। तो पर आर क्या बन गया? 45.09 और इधर 38.79। अच्छा, मैं तो बेटे कर ही दूंगा। अब आप रिक्वायरमेंट ए की वर्डिंग पे गौर करें और प्रोडक्ट ए का OAR पर यूनिट और प्रोडक्ट बी का OAR पर यूनिट देखें, ट्राई करें कैसे निकलेगा। यूजिंग दिस, ये मैंने पार्ट ए में लिखा ना, यूजिंग दिस। अब आप देखें इस OAR पर लेबर आर से प्रोडक्ट ए का पर यूनिट बनाना है, प्रोडक्ट बी का पर यूनिट बनाना है। करें ट्राई। हाँ, रिक्वायरमेंट ए देखो ना, और जो अच्छे बच्चों की तरह सिर्फ रिक्वायरमेंट ए को ही गौर से पढ़े जा रहे हैं, रिक्वायरमेंट से पहली लाइन भी पढ़ लें। टू 204 पॉइंट और दूसरा बिल्कुल सही है यार। बिल्कुल सही। हाँ जी, बिल्कुल सही आवाज आ रही है। बिल्कुल गलत आवाज है। ये जो OAR पर लेबर आर निकल आया, वो जो मैंने 5 दिन पुराना काम खुलवाया था आपसे, इसको मैं अब कन्वर्ट करने लगा हूं OAR पर यूनिट में। प्रोडक्ट ए का एक यूनिट PD1 में कितनी जिंदगी गुजार के आता है? 3 घंटे। तो जब वो 3 घंटे गुजारता है तो 45 पर आर को पर यूनिट बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और PD2 में ये 1 घंटा गुजारता है, तो वो 68.79 ही होगा। अच्छा, ये इकट्ठे एक ही गो में भी निकाल सकते हैं, वो तो मैंने वैसे लिख दिया था अलग अलग। 0.06। और इसी तरह से प्रोडक्ट बी, वो तो दोनों में 1-1 घंटा ही लगाता है, तो इसलिए वही जो उसका पर आर है वही एज इट इज और 68.79 113.88। अच्छा, ऐसे ही बस टैली करने के लिए, नॉलेज के लिए बता रहा हूं, मजे के लिए, वरना जाने देना। अभी जो एक बात बता रहा हूं एम बस मजे के लिए है, ना हो तो इग्नोर कर देना। कितने यूनिट्स बी के बनने हैं?
1000 ए के, अगर इनको मल्टीप्लाई करके ऐड करूं तो क्या बनेगा? इसके बराबर आएगा नहीं? क्यों? इन्हीं को तो बांटा है, तो वो 420 ही आएगा। राउंडिंग ऑफ का फर्क हो तो हो, वरना 420 बनेगा। रिक्वायरमेंट ए डन। कि हमें इवेंचुअली तो पर यूनिट चाहिए, क्योंकि प्रोडक्ट अलग है ना, हमें पर यूनिट ही चाहिए। लेकिन उस तक पहुंचने के लिए जो पहले सीखा था, पर आर, पर मशीन आर, पर लेबर आर, पहले वहां तक आना पड़ेगा। उसको यूज करके फिर हर प्रोडक्ट का OAR पर यूनिट बनेगा। एक ये रास्ता है जी, पार्ट ए। अच्छा, अब रिक्वायरमेंट बी, वो भी डन। अच्छा, कैसे डन? अच्छा, कैसे जरा बताओ। 248025 डिवाइडेड बाय, अच्छा पॉइंट, फिर जी। रिक्वायरमेंट ए में कोई सवाल? रिक्वायरमेंट ए में कोई परेशानी? हाँ भाई, चले रिक्वायरमेंट बी समझाता हूं। रिक्वायरमेंट बी में हमने करना यह होगा कि यहां तक तो पहुंचना ही है, लेकिन उसके बाद हर पीडी के ओवरहेड्स को, डिपार्टमेंटल ओवरहेड्स को प्रोडक्ट ए और बी में तोड़ देना है। कैसे तोड़ना है यह सवाल वाला गाइड करेगा, और इस सवाल में मैंने आपको कहा है कि मशीन आवर्स की रेशो में तोड़ना है। तो रिक्वायरमेंट बी का आंसर बना रहा हूं अब, ये नोटेड। रिक्वायरमेंट बी, चूंकि आपको ये सारा सवाल, अब मैंने जो सवाल बनाया है, मैंने तो पार्ट ए बी दोनों रखे हैं ना, यानी एक ही सवाल के पार्ट हैं। तो इस सवाल के ऑफिशियल सॉल्यूशन में पार्ट बी करते हुए ये दोबारा करने की जरूरत नहीं है, ये तो कर दिया हुआ है। तो मैं पार्ट बी यहां से आगे चलाऊंगा। लेकिन अगर ओरिजिनल सवाल ही ये होता जो मैंने पार्ट बी बनाया है, तो फिर पहले ये सॉल्व होता, और इसको सॉल्व करने के बाद ये मैं यहां पहुंच गया हूं 24802594,975। यहां तक हमने ये पूरा टेबल ऐसे ही बनाया। अब हम अगला काम ये करेंगे कि प्रोडक्ट ए, ये टेबल खत्म हो गया बस, और प्रोडक्ट बी हम इनमें इनको बांटेंगे। कैसे? PD1 को मशीन आवर्स के हिसाब से ए और बी में बांटें तो वो 4060 था। ये मैंने रिक्वायरमेंट से ऊपर नहीं, कल लिखवाया था ये। तो हम इस 248 को इस रेशो में इन दोनों में बांट देंगे। 99 जी 210, ये बस 115। ये हमने PD1 का जो प्राइमरी सेकेंडरी अपोर्शनमेंट के बाद टोटल बना था उसको प्रोडक्ट्स में तोड़ दिया। और इसी तरीके से PD2 7030 103185 5159, ये तो पूरा नहीं बना, ये तो 75 नहीं हो रहा, ये गलत है। 17975 का 70%, 120383। ये हमने क्या किया, पहले पीडीज एसडीज में जो अब तक पढ़ा था वो बांट के पीडीज के टोटल निकाले, और इससे पहले कि उस टोटल से ओएआर निकालते उस टोटल को प्रोडक्ट्स में बांट दिया। किस रेशो में बांटना है सवाल में गाइडेंस होगी। अब ये मैंने बांट दिया। अब जब इसमें बांट दिया तो अब वो जो ओवरहेड्स थे वो इन प्रोडक्ट्स में बंट गए हुए हैं। 21959 200407। अब हमने OAR पर यूनिट निकालना है, तो यूनिट्स 1500 और 1000, तो OAR पर यूनिट बन जाएगा 146.40
200.41। तो मल्टीपल प्रोडक्ट्स में OAR पर यूनिट निकालना हो तो डिपार्टमेंट्स वाली मेहनत तो वैसे ही होगी जैसी अब तक कर रहे थे। उसके बाद सवाल की रिक्वायरमेंट देखनी पड़ेगी कि क्या वो इस OAR के जरिए से यहां तक पहुंचा रहा है या पीडीज के खर्चों को बांटने को कह रहा है। और रिक्वायरमेंट A और B बाय डिफॉल्ट B है। यानी अगर इस सवाल में मैं रिक्वायरमेंट में सिंपली इतना कह देता कि OAR पर यूनिट निकालना है तो बाय डिफॉल्ट ये होता। दोबारा, मल्टीपल प्रोडक्ट्स चाहे इस रास्ते से निकालना हो चाहे ऐसे करना हो, यहां तक तो पहुंचना ही है ना, यहां तक पहुंचना ही है। अगर सवाल में ये जो मैंने रिक्वायरमेंट A और B की वर्डिंग लिखवाई है, ये वर्डिंग पहचानना सवाल में, अगर नहीं है A और B का फर्क नहीं पता चल रहा, बस वैसे ही कहा है कैलकुलेट, यानी यही सवाल होता और रिक्वायरमेंट में मैंने पूछा होता कि OAR पर यूनिट निकाल दें बस, तो ये करते, फिर ये वाला काम करते। यानी पार्ट B बाय डिफॉल्ट होता, पार्ट A नहीं। अजीब अजीब शक्लें बना रहे। पार्ट A और B अगर मेंशन्ड ना होते तो इन दोनों में से बाय डिफॉल्ट पार्ट B वाला है। क्या? हाँ, ये मैंने इंफॉर्मेशन दी ही उसके लिए थी क्योंकि वो पार्ट A करवाना था। तो अगर इतनी डिटेल इंफॉर्मेशन उसने देनी ही होती तो फिर रिक्वायरमेंट में ये कहता। अगर रिक्वायरमेंट में खामोशी है ना तो फिर ये वाला। जी इधर कोई आवाज आई थी, कोई सवाल? किधर है, कौन है? ऐसा क्यों करेंगे? क्योंकि ज्यादा मशहूर यही है। अच्छा, कल वो जो 2 पॉइंट्स की अंग्रेजी लिखने की जगह छोड़ी थी, क्या लिखे उसमें? एक तरीका क्या हुआ? हाँ जी, एक तरीका क्या हुआ कि पहले हर पीडी का अपना अपना OAR निकलेगा बेस्ड ऑन लेबर आर, मशीन आर, व्हाटएवर, फिर उसको यूज करके OAR पर यूनिट बनेगा। और दूसरे में क्या लिखेंगे? पीडीज के टोटल को किसी भी रेशो में प्रोडक्ट्स में बांटेंगे, फिर उनसे पर यूनिट निकलेगा। अब इस बात को अपने अल्फाज में आपने लिखना है। अच्छा, ये आप ही के लिए ना, आपसे सवाल थोड़ी आएगा बताएं आपके सर ने एक दफा क्या 2 तरीके बताए थे, आप याद करो सर ने क्या इंग्लिश लिखवाई थी, आप ही के लिए लिखवाए हुए। तो आप उसको उर्दू, इंग्लिश, पंजाबी जैसे लिख लें, नहीं रिपीट कर रहा। ये पार्ट ए समझ आ गया? समझ आ गया ना, तो समझा दें अपने आप को। पार्ट बी भी समझ आ गया, समझा दें अपने आप को। लिख लिया? नहीं, ये नहीं कि बाय डिफॉल्ट ये है, किया क्या है ये समझाना है अपने आप को। ये आपको सिखा ही रहा हूं। ये अगर आप अपनी समझ अपने आप को दोबारा नहीं समझा सकते तो फिर समझ नहीं आ रही है। वाह, अपनी समझ अगर अपने आप को नहीं समझा सक रहे तो फिर समझ नहीं आई। मेरी बात समझ आई तो समझाएं अपने आप को। अच्छा, लिखना क्या है ये मैं नहीं बता रहा। हां, ये दोबारा बता देता हूं ये क्या किया है हमने। पहले पीडीज, एसडीज, अपॉर्शनमेंट, प्राइमरी, सेकेंडरी जैसे करते थे वैसे ही किया। फिर हर पीडी का OAR निकाला किसी भी बेस पे सिवाय पर यूनिट, क्योंकि पर यूनिट कैसे निकालें, किसके यूनिट से डिवाइड करें। तो किसी भी और बेस से एक OAR निकला, लेट से पर आर। उस OAR को यूज करते हुए फिर उसको पर यूनिट में कन्वर्ट कर दिया। एक ये तरीका है। और इसमें हमने क्या किया कि प्राइमरी, सेकेंडरी अपॉर्शनमेंट के बाद जो पीडीज का टोटल निकला उन्हीं टोटल्स को फिर से A और B में बांट दिया। और जब प्रोडक्ट वाइज ये टोटल बट गए तो उनसे पर यूनिट निकाल लिया। ये जो आपको यहां समझाया है मैंने, बस यही अपने आप को समझाने को कह रहा हूं। अपने ही आपको समझाना है, दूसरे को तो कहीं नहीं रहा समझाने को। पहले सब समझा लें अपने आप को फिर।
अच्छा, छुट्टी सिर्फ मंडे की है, रिजल्ट है तो इसलिए मंडे को छुट्टी है, और आप मंडे को ही अपना लेबर डे समझ लें। जो भी आपने लेबर डे मनाना है वो मंडे को ही है, वो मंडे को ही समझें। फिर मंगल बुध क्लास है, अगले वीक में पीर को छुट्टी है रिजल्ट की वजह से, और वही आपका लेबर डे है। फिर मंगल बुध जुमेरात जुम्मा क्लासेस हैं, और आप लोग ये ओवरहेड्स का टेस्ट ये अगले वीक में ही किसी दिन, पीर को अगर खत्म करता हूं तो वही जुमेरात जुम्मे को कहीं दे दें टेस्ट, तो अगले वीक में ओवरहेड्स का टेस्ट। अब बोलिए आप। फर्क क्यों है? क्योंकि वहां पर मशीन आवर्स यूज हुए, वहां पर लेबर आवर्स यूज हुए, इसलिए फर्क है। अगर मैंने आपको ये जो 40-60 है ये लेबर आवर्स की रेशो बताई होती तो ये आंसर और ये आंसर सेम निकलता, ये और ये सेम आना था। हाँ, नहीं, बात कम ज्यादा की नहीं है। ये जो ओएआर, ये जो बिजनेसेस ओएआर की बेस सिलेक्ट करते हैं, स्टूडेंट ने कौन सी बेस रखनी है जो सवाल में कही है, बिजनेस कैसे बेस सिलेक्ट करेगा, वो ये देखेंगे कि कौन सी बिजनेस के जो खर्चे हैं किस चीज के साथ ज्यादा बेहतर लिंक होते हैं, ये इस बेस पे बिजनेस फैसला करता है। क्योंकि डाटा सेम था, क्योंकि मैंने सेम डाटा रखा हुआ था, इसलिए आंसर सेम आ रहा था। समझा दिया आपने आपको। चलें एक आसान सा पास पेपर का सवाल करते हैं। आप आइए स्प्रिंग 16, नहीं सॉरी, नहीं स्प्रिंग 16 नहीं, आप आए बल्कि ना आए। OAR की कैलकुलेशन हो गई बहुत। अब मैंने इस चैप्टर के जो 2 हिस्से बांटे थे, अभी तक हम साल के शुरू में थे, अब साल गुजार के आगे आ जाते हैं। जो चैप्टर के शुरू में किया था, हाँ, अब हम साल के एंड पे आ जाते हैं। मैंने चैप्टर के शुरू में ना कैसे 2 हिस्से बांट रहा हूं, अब साल के एंड पे आ जाते हैं। अब जब साल के एंड पे आ गए हैं, क्या कर दें? क्या हो गया? हाँ, जहां अभी एंड हुआ था उसी के नीचे अब ये शुरू हो जाएगा, मतलब लेक्चर आगे बढ़ रहा है। ईयर एंड पे आ गए, जब ईयर एंड पे आ गए हैं तो एक्चुअल रिजल्ट्स मिल गए, और OAR साल के शुरू में कैलकुलेट किया था। तो अब ईयर एंड पे चूंकि हमें एक्चुअल रेट्स मिल चुके हुए हैं, तो ईयर एंड पे आके हम 3 काम कैलकुलेट कर रहे होते हैं। एक तो हम अब एक्चुअल डाटा आ ही गया है, तो एक्चुअल ओवरहेड्स, अब जब साल एंड हो ही गया है तो अब हम एक्चुअल ओवरहेड हर पीडी हर प्रोडक्ट के लिए कैलकुलेट कर रहे होंगे, और इसके लिए सारी की सारी वही मेहनत है, सेम वर्किंग्स फॉर्मेट्स एज स्टडीड फॉर OAR। बस फर्क क्या होगा? नाउ एक्चुअल डाटा यूज हो रहा होगा। अब एक्चुअल डाटा है बस, यानी वही बिल्कुल वैसे ही टेबल, उसी तरह से सारे ओवरहेड्स को पहले पीडीज में एसडीज में बांटना, फिर सेकेंडरी पोर्शन में एसडीज को पीडीज में लाना, सब कुछ वैसे ही है। बस फर्क सिर्फ इतना है कि अब एक्चुअल इंफॉर्मेशन मौजूद है। अच्छा, दूसरी चीज जो अगले चैप्टर्स में थोड़ी सी ज्यादा तफसील से बताऊंगा, अभी आप सिर्फ वेरिएंस एनालिसिस से चैप्टर पढ़ना है, वहां बताऊंगा तफसील से। अभी आप सिर्फ इसको ना फार्मूले की हद तक रख लेना बस।
थोड़ा सा तो बता ही रहा हूं, बिल्कुल ही नहीं इग्नोर कर रहा, लेकिन इसको ज्यादा तफसील से बताऊंगा वेरिएंस पढ़ाते हुए। अभी सिर्फ ये एक फार्मूला है, रट लें। थोड़ा सा बहरहाल समझा रहा हूं। अप्लाइड ओवरहेड्स लिखा है, अप्लाइड ओवरहेड्स का फार्मूला है OAR इंटू एक्चुअल क्या मतलब? अगर OAR है 20 रुपए पर मशीन आर इंटू एक्चुअल मशीन आर्स, OAR है 30% ऑफ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, तो 30% इंटू एक्चुअल डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। और इसका मतलब यह है अप्लाइड ओवरहेड्स का, एक्चुअल ओवरहेड्स जो इस पीरियड में एक्चुअली हुए, बजटेड ओवरहेड्स जो साल के शुरू में खड़े होकर सोचा था कि होंगे, दोबारा बजटेड ओवरहेड्स जो पीरियड के शुरू में प्लान किया था इतने होंगे, एक्चुअल ओवरहेड्स जो एक्चुअली हुए। अप्लाइड ओवरहेड्स ये है कि हमने जो साल के शुरू में OAR निकाला था, उस OAR की कैलकुलेशन में जो भी सोचा था इतना खर्चा पर आर, अगर सब वैसे ही रहता तो एक्चुअली कितने खर्चे होते। ये बात दोबारा सुन लें, लिखने की जरूरत नहीं है, मैं इसको ज्यादा तफसील से वेरिएंस चैप्टर में पढ़ाऊंगा। अभी सिर्फ फार्मूला याद कर ले, और जो थोड़ा सा बता रहा हूं अगर वो थोड़ा सा हजम हो जाए तो ठीक है, नहीं तो इग्नोर करके सिर्फ फार्मूले तक रहें। अप्लाइड ओवरहेड्स का मतलब है कि जो शुरू में OAR हमने बनाया था किसी बेस पे, उतनी बेस एक्चुअल हुई तो उसके लिए कितना खर्चा होना चाहिए था, ये अप्लाइड है। और एक्चुअल जो एक्चुअली हुआ, यानी जो होना चाहिए था अप्लाइड और जो एक्चुअली हुआ वो एक्चुअल। बस इतना काफी है, अदरवाइज ये फार्मूला तो आना चाहिए लगाना। और इन दोनों का जो डिफरेंस है, तीसरी चीज जो इन दोनों का डिफरेंस है, इसको कहते हैं अंडर या ओवर अप्लाइड। ये क्यों कैलकुलेट करते हैं, इस क्यों का जवाब अगले चैप्टर्स में है जब मैं डबल एंट्रीज पढ़ाऊंगा। अभी इस चैप्टर में फिलहाल बस है ये कोई चीज, अंडर और ओवर अप्लाइड, ये है एक्चुअल और अप्लाइड का डिफरेंस। अच्छा, अब इसमें आप की कॉमन सी अंडरस्टैंडिंग के ऊपर आपसे ही बात पूछ रहा हूं, ये डिफरेंस अंडर अप्लाइड है कि ओवर अप्लाइड है, ये कैसे पता चलेगा? ओवर अप्लाइड क्या ज्यादा होगा, क्या ज्यादा होगा? अगर अप्लाइड एक्चुअल से ज्यादा है तो उस डिफरेंस को ओवर अप्लाइड कह रहे हैं, और अगर अप्लाइड एक्चुअल से कम है तो अंडर अप्लाइड। ठीक है, अब चाहे ये कैलकुलेशन लिखते हुए हम इसमें से इसको माइनस करें, चाहे इसमें से इसको माइनस करें, ओवर अप्लाइड कब है? जब अप्लाइड ज्यादा है। अंडर अप्लाइड कब है? जब अप्लाइड कम है। इसका इससे ताल्लुक नहीं है कि अगर माइनस में आंसर आ रहा है तो क्या है, प्लस में आंसर आ रहा है तो क्या है, वो तो डिपेंड करता है कि लिखने वाला किसको पहले लिख रहा है। अगर लिखने वाला इसको पहले माइनस ये करेगा तो ओवर अप्लाइड का आंसर पॉजिटिव आ जाएगा, और अगर लिखने वाला इसको पहले और इसको बाद में लिखेगा तो ओवर अप्लाइड का आंसर नेगेटिव में आ जाएगा। तो ये सिर्फ लिखने की तमीज है, वरना प्लस माइनस देख के फैसला नहीं होगा कि ओवर है कि अंडर है। कैसे फैसला होगा? अप्लाइड ज्यादा है तो ओवर है। अब खोलें सवाल जो मैं पहले बोल रहा था, वो बड़ा टाइम है, खोलें। स्प्रिंग 16, स्प्रिंग 2016 अटेम्प्ट का सवाल होगा, ओमेगा इंडस्ट्रीज। स्प्रिंग 16 ओमेगा इंडस्ट्रीज। हैं जी, 9 मई की छुट्टी? किस बात की छुट्टी? चल यार सवाल पढ़। अरे सवाल कहाँ है पढ़ने को?
यार लिफ्ट ही नहीं करा रहे, कह रहा हूं सवाल पढ़ो। टेबल जो है हाँ जी हाँ जी। अच्छा, दूसरे पैराग्राफ में ये जो पहली लाइन लिखी हुई है 1300 और 500, ये क्या है? ये ओ ए आर दिया हुआ है, तभी आपसे सवाल में रिक्वायरमेंट उसने ओ ए आर नहीं पूछी है। तो दूसरे पैराग्राफ की पहली लाइन में जो दिया हुआ है ओ आई एल एलोकेट्स प्रोडक्शन ओवरहेड्स टू अल्फा एंड बीटा एट अ प्री डिटरमिन्ड रेट ऑफ 1300 एंड 500 पर यूनिट, तो ये ए और बी का ओ ए आर गिवन है। उसके बाद अगला पैराग्राफ फॉलोइंग एक्चुअल डाटा। अब ये जो सारा टेबल है ये एक्चुअल डाटा है, और टेबल देखने में वैसे ही है जैसे पिछले 5 दिन से आपको दिखने में नजर आ रहा है, बस वो डाटा बजटेड होता था, ये एक्चुअल है। और रिक्वायरमेंट ए क्या है? कंपेयर नहीं, कंप्यूट। क्या? एक्चुअल ओवरहेड्स अल्फा और बीटा में बांटने हैं। तो अभी जस्ट इससे पहले जो मैंने यहां मिटाया है, तो पार्ट ए या पार्ट बी? पार्ट बी। पीडीज में लाने के बाद उनको ए और बी में बांटना है। और अगर वाकई सवाल पड़ा है तो ये टेबल में जो सबसे आखिर में दिया हुआ है, नहीं सबसे आखिर में नहीं, पावर के नीचे जो लिखा हुआ है, आर्स वर्कड फॉर अल्फा, आर्स वर्कड फॉर बीटा। अच्छा, ये इत्तेफाक से 70 30 60 40 है, मैंने भी खुद ही सोचा था, तो ये इत्तेफाक से 70 30 60 40 वही है। तो इसमें पार्ट ए कैसे सॉल्व होगा? सारे पीडीज एसडीज प्राइमरी अपोर्शनमेंट, फिर एसडी सेकेंडरी अपोर्शनमेंट। 2 वे सपोर्ट है, 1 वे सपोर्ट है? 1 वे सपोर्ट है, सिर्फ एक दूसरे एसडी को सपोर्ट कर रहा है। पीडीज में आ गए, फिर उन पीडीज के टोटल को अल्फा और बीटा इस 70 30 और 60 40 की रेशो में बांटना है। ये है कंप्यूट प्रोडक्ट वाइज एक्चुअल ओवरहेड्स। पार्ट ए आपका होमवर्क है। पार्ट बी चूंकि मैंने एंट्री नहीं पढ़ाई, लेकिन मैं वैसे ही आपको अंडर ओवर अप्लाइड कैलकुलेट करना कल बता दूंगा। ये पार्ट ए होमवर्क है आपका, करके आइएगा, करना है। अच्छा, मैंने कल कोई हदीस सुनाई थी? नहीं सुनाई थी। अच्छा, कुछ लोगों को देख के उनके बारे में नॉर्मली कहा जाता है जी ये जो है ना ये ज्यादा ब्लेस्ड है, इसको अल्लाह ने ज्यादा नवाजा हुआ है। इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल हो रहे होते हैं। और जैसे अगर कोई मालो दौलत है किसी के पास, तो उसके बारे में बोला जाता है कि इसको तो बड़ी नेमतें अल्लाह ने दी, बड़ा नवाजा हुआ अल्लाह ताला ने उसको। और जिसके पास नहीं है तो वो उसको ऐसे सोच रहा होगा कि ये तो खुशकिस्मत है, इसको तो इतना कुछ मिला हुआ है, मुझे नहीं मिला हुआ है। यानी इस ज्यादा पैसे मिले होने को एक फेवर समझी जाती है अल्लाह की तरफ से कि इसको शायद ज्यादा अल्लाह ने इनाम दे दिया है। वो ना बेटे इनाम नहीं होता है, वो होता है शदीद किस्म का इम्तिहान, शदीद किस्म का। ये इनाम नहीं है। हाँ,
एक चीज जिसके बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि ये अल्लाह की तरफ से इनाम ही है, मसनद अहमद। अच्छा, मैंने नरमी के ऊपर बात की थी। नरमी मतलब सॉफ्ट स्पोकन होना, हर किसी से लड़ नहीं पड़ना, और बहुत ज्यादा मतलब बात करे तो अगले को समझे कि ना ही बोलता तो अच्छा था। मसनद अहमद 244227। सईदा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब अल्लाह ताला किसी खानदान के साथ भलाई का इरादा करते हैं, ये आ रही है फेवर, तो उनमें नरमी डाल देते हैं। यानी जो सॉफ्ट स्पोकन है ना, वो है ब्लेस्ड। तो अगर कोई सॉफ्ट स्पोकन है तो ये हमारे माशरे में इसको एक खामी समझा जाता है कि तुम्हें तो सब कच्चा खा जाएंगे। तो अल्लाह की तरफ से ये ब्लेसिंग है। तो अल्लाह ताला जब किसी खानदान के साथ भलाई का इरादा करते हैं तो उनमें नरमी डाल देते हैं। चले जाएं जी।